ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों में नेक्स्ट है मंत्रिमंडल तथा सम्राट में कड़ी। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जॉर्ज प्रथम के कार्यकाल से ही जो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता है प्रधानमंत्री ने शुरू कर दी थी। तो उसके बाद से कोई भी मंत्री सम्राट से प्रत्यक्ष विचार विमर्श नहीं करता। जितने भी प्रशासनिक या राजनीतिक मामले हैं, सम्राट को जो उनकी सूचना है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वैसे जो मंत्री हैं वो सम्राट को मिलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में वो कोई राजनीतिक विचार विमर्श सम्राट से नहीं करते। मंत्रिमंडल के जो अधिवेशन होते हैं उनकी जो समूची कार्रवाई है वो सम्राट को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा प्रेषित कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद सम्राट को यदि कुछ और पूछना है, उसमें कोई और सूचना चाहिए, तो वो केवल प्रधानमंत्री से ही प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री चाहे तो वो सूचना या जानकारी सम्राट को उसके महल में जाकर दे सकता है या फिर लिखित रूप में पत्र के माध्यम से भी दे सकता है। और इसी तरह से सम्राट यदि मंत्रिमंडल को कोई संदेश भेजना चाहता है तो वो संदेश भी सम्राट प्रधानमंत्री के माध्यम से ही भेजता है। तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल और सम्राट है उसमें एक कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सम्राट का मुख्य परामर्शदाता। सम्राट को यदि किसी विषय पर सलाह लेनी है तो वो प्रधानमंत्री से ही लेता है। देश पर अचानक कोई संकट आ जाए और सम्राट को परामर्श की जरूरत हो तो वो प्रधानमंत्री से ही परामर्श लेगा। सम्राट जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो दूसरे देश में जो विदेश नीति के मामले हैं या जो इंग्लैंड का जो भी राजनीतिक मामले हैं उनसे संबंधित किस तरह से उनको प्रस्तुत करना है, इंग्लैंड का क्या पक्ष प्रस्तुत करना है, वो परामर्श प्रधानमंत्री द्वारा सम्राट को दिया जाता है। नेक्स्ट है सम्मान देने की शक्ति। विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोग होते हैं उनको सम्राट द्वारा सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जो सूची तैयार की जाती है वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही तैयार की जाती है। 1992 में प्रीवी काउंसिल की एक समिति नियुक्त की गई थी जो प्रस्तावित सम्मान हैं उनका निरीक्षण करती थी, लेकिन व्यवहार में कोई भी सम्मान या इनाम जो पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री के हाथ में एक और प्रभावशाली शक्ति है, वो है लॉर्ड सदन के नए सदस्य नियुक्त करने की शक्ति। लॉर्ड सदन के जो नए सदस्य हैं सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से तो ये शक्ति सम्राट की है, लेकिन सम्राट ऐसा कार्य केवल और केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही करता है। नेक्स्ट है इसमें विभागों में समन्वय। अब जितने भी अलग अलग विभाग बनाए गए हैं ये सारे कार्य तो एक ही सरकार के लिए कर रहे हैं। प्रशासकीय कार्यों का जो संपादन है अलग अलग विभाग द्वारा किया जाता है, जैसे शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है या और वित्त विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, अलग अलग विभाग हैं, लेकिन ये सारे के सारे विभाग एक ही सरकार के हैं, एक ही सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इन विभागों में समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है वो भी प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री ये अपनी नज़र रखता है इन पर कि इन विभागों में कोई भी विवाद न उत्पन्न होने पाए और सभी जो विभाग हैं प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार और प्रधानमंत्री की देखरेख में ही कार्य करते हैं। और यदि इनमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद का हल भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही कराया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्र का नेता। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है अपने राष्ट्र का नेता माना जाता है। जब भी राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो पूरे देश की जो जनता है प्रधानमंत्री की ओर ही उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। प्रधानमंत्री जो विभिन्न संचार माध्यम हैं, प्रचार माध्यम हैं, उनके द्वारा देश के जो नागरिक हैं उनसे संपर्क बनाए रखता है और देश की जनता भी अपने प्रधानमंत्री द्वारा जो कही गई बातें हैं उनको गंभीरता से सुनती है और उन पर विश्वास करती है, अमल भी करती है। चुनाव के समय जो नागरिक हैं
वो ये देखकर अपने वोट का प्रयोग करते हैं कि कौन से राजनीतिक दल का जो नेतृत्व है, कौन सा नेता कर रहा है। माने एक तरह से जो चुनाव है वो दल का नहीं होता, बल्कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। नेतृत्व को देखकर ही जनता अपने मत का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रमंडल देशों से संबंध बनाना। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ भी संबंध स्थापित करता है। इसके लिए समय समय पर वो राष्ट्रमंडलीय देशों की यात्रा करता है और उनके सम्मेलनों में भाग लेता है। राष्ट्रमंडलीय देश कौन से हैं? वो देश जो कभी ब्रिटिशों के अधीन थे, बाद में स्वतंत्र हो गए, ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे, स्वतंत्र हो गए, लेकिन उन सभी देशों का एक कह सकते हैं कि एक समुदाय बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है, जिसे राष्ट्रमंडल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है वित्त पर नियंत्रण रखना। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वो देश के वित्त पर, धन पर भी नियंत्रण रखता है। वित्त मंत्री बजट जब बनाता है तो प्रधानमंत्री की देखरेख में ही बनाता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वित्तीय नीतियों में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें नियुक्तियों संबंधी शक्ति। जो उच्च पद हैं उन पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री की इच्छा से की जाती हैं। जैसे विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इंग्लैंड के प्रतिनिधि हैं, सेनाओं में जो उच्च पदों पर नियुक्तियां हैं, इंग्लैंड के चर्च में बड़े तथा छोटे पादरियों की नियुक्तियां हैं, अनेकों न्यायाधीश और असैनिक अधिकारों की जो नियुक्तियां हैं। सैद्धांतिक रूप से तो ये सारी नियुक्तियां सम्राट करता है, लेकिन ये सारी नियुक्तियां सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही करता है। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना। इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लेता है। वो समय समय पर दूसरे देशों के सरकारी दौरे पर भी जाता है, जिससे कि इंग्लैंड के दूसरे देशों से जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित हों। और साथ ही साथ जो इंग्लैंड है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य है। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को एक विशेष स्थान भी प्राप्त है। और वर्तमान समय में जो विभिन्न देश हैं उनमें एक प्रथा है शिखर सम्मेलन आयोजित करने की। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय तनाव को घटाने में सहायता करते हैं। तो जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो भी ऐसे शिखर सम्मेलनों में शामिल होता है और वहाँ पर अपने जो देश का पक्ष है वो रखता है। विश्व शांति के लिए इंग्लैंड द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी सब प्रधानमंत्री ही अपने देश की ओर से जो दूसरे देशों के लिए विचार है, विश्व शांति के लिए विचार हैं, वो वहाँ रखता है। नेक्स्ट है विदेश नीति से संबंधित कार्य। विदेश नीति का अर्थ क्या होता है कि हर देश दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन के लिए अपने राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए कुछ नीतियां बनाता है। तो ऐसी जो नीतियां हैं जो दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन के लिए बनाई गई हैं उन्हें विदेश नीति नाम दिया जाता है। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वो भी विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रधानमंत्री ही देश की विदेश नीति को तैयार करता है कि दूसरे देशों के साथ जो संबंध हैं इंग्लैंड के वो कैसे होंगे। ऐसे में वो विदेशों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करता है, खुद भी दूसरे देशों की यात्रा करता है या अपने मंत्रियों को दूसरे देशों में भेजता है। जब मंत्री या जो प्रतिनिधि दूसरे देशों में प्रधानमंत्री द्वारा भेजे जाते हैं तो वहाँ वो वही कहते हैं जो प्रधानमंत्री ने उनको कहने को कहा है। माने इंग्लैंड का वो वही पक्ष प्रस्तुत करेंगे राजनीतिक मामलों का, विदेश मामलों का, जो कि प्रधानमंत्री ने उनको पक्ष प्रस्तुत करने की राय दी है। तो ऐसे में जो समय समय पर विदेश नीति संबंधी या विदेशी विषयों से संबंधित जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें दल का नेतृत्व। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वो अपने दल को भी नेतृत्व प्रदान करता है। प्रधानमंत्री पार्टी से संबंधित जो पद होते हैं
उन पर नियुक्तियां करता है, चुनाव के समय टिकटों का बंटवारा करता है, पार्टी की नीतियां एवं कार्यक्रम बनाता है, चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करता है। चुनाव में दल की सफलता या असफलता के लिए प्रधानमंत्री ही उत्तरदायी होता है। अब हम जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री के पास इतनी अधिक शक्तियां हैं तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री की स्थिति है इंग्लैंड में वो कैसी है? क्या वो अधिनायक बन सकता है या नहीं बन सकता? प्रभावशाली है स्थिति या नहीं है? इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री की स्थिति है, सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो वो मात्र एक परामर्शदाता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सारी जो शक्तियां हैं वो सम्राट को दी गई हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि सम्राट की जो सभी शक्तियां हैं उन सब का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करते हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री की शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति है, इसको देखते हुए जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री पद की उपमा और प्रशंसा करने में कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि वो समान व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति हैं। समान व्यक्ति माने कि सभी का जो चुनाव है वो कॉमन सदन के सदस्य के रूप में हुआ और कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त दल ने जिसे अपना नेता चुना वो प्रधानमंत्री कहलाया। तो कॉमन सदन के सदस्य के रूप में तो सभी समान हैं, लेकिन समान व्यक्तियों में वो प्रथम व्यक्ति है। इसी तरह से एक और विचारक हैं हरकोर्ट, उन्होंने कहा है कि छोटे सितारों में वो चमकता हुआ चांद है। और इसी तरह से डॉक्टर जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को चांद के स्थान पर सूर्य बताया है, जिसके इर्द गिर्द उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से मार्ले ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के मेहराब का नींव पत्थर बताया है। अब ये जो सारी उपमाएं हैं ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के लिए कही गई हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की हम शक्तियां भी देखें तो सारा जो ये सारा है इसका जो अवलोकन करके हम जो ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री के पद की स्थिति है वो इस पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति की निजी योग्यता पर निर्भर करती है। ठीक है कि जो प्रधानमंत्री की स्थिति है इंग्लैंड में काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो ये कि ये स्थिति उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत योग्यता और बुद्धिमत्ता है उस पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति उस पद को सुशोभित कर रहा है उसकी योग्यता क्या है, वो कितना विवेकशील है। और दूसरा कि एक विद्वान हुए हैं फाइनर, उन्होंने इसकी जो तुलना की है उन्होंने कहा है कि वह जो प्रधानमंत्री हैं मजबूती से पीठ पर बिठा दिया जाता है, परंतु क्या वह अच्छा घुड़सवार है या लड़खड़ाने वाला सवार है, किराए के टट्टू पर चढ़ने योग्य है या सैनिक अफसर के घोड़े पर चढ़ने योग्य है। ये सभी कुछ उसके व्यक्तित्व एवं योग्यता पर निर्भर करता है। माने वो अच्छा घुड़सवार है तो वो शक्तियों का उचित प्रयोग करेगा, और यदि वो अच्छा घुड़सवार नहीं है तो शक्तियां धरी रह जाएंगी और वो ढंग से उनका प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहेगा। और जो दूसरी बात है प्रधानमंत्री की स्थिति के संदर्भ में, वो ये कि प्रधानमंत्री के पास चाहे व्यवहार में कितनी ही असीमित शक्तियां हैं लेकिन वह अधिनायक का रूप कभी धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो है क्या, कॉमन सदन का सदस्य। कॉमन सदन ने उसे अपना नेता चुना है। कॉमन सदन में जो बहुमत प्राप्त दल है उस दल ने प्रधानमंत्री को अपना नेता चुना है, और वो अपने हर कार्य के लिए अपने दल के प्रति भी उत्तरदायी है जिस दल ने उसको अपना नेता चुना है। और साथ ही साथ क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है तो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो मंत्रिमंडल है वो कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और सभी मंत्री आ जाते हैं, तो ऐसे में वो हर कार्य के लिए अपने दल के प्रति भी उत्तरदायी है और अपने हर कार्य के लिए, अपने हर निर्णय के लिए संसद का जो निम्न सदन है कॉमन सदन जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं उनके प्रति भी उत्तरदायी है। धन्यवाद।